हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर में? 5 वीडियोस अभी तक चैप्टर में हमने देखे और पढ़े, साथ में नोट्स भी बनाए। क्या पढ़ा? धातु एवं अधातु को पढ़ा, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को समझा, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। साथ ही हमने धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया को भी समझा और इनमें अंतर भी देखा। क्या अंतर होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में? आयनिक यौगिक को भी हम समझ चुके हैं। तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर के कवर कर चुके हैं और आखिरी हिस्से में चैप्टर के पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धातुओं की प्राप्ति और उनका निष्कर्षण, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम समझ गए धातुएं हैं क्या। एक तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये समझ गए थे। अब देखना है कि ये तत्व मिलते कैसे हैं, कहाँ प्रकृति में पड़े हुए हैं और किस प्रकार से हम इनको निकाल कर अपने लिए यूज़ करने लायक इनको बना लेते हैं। यही आज के वीडियो का टॉपिक है और ध्यान से हमें इसे समझना है। साथ में कॉपी और पेन लेके बैठेंगे क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो उनको मिस नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, लास्ट में कोई क्वेश्चन आपको वीडियो से रिलेटेड डाउट रह जाता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए ताकि मैं अगले वीडियो में उसका आंसर कर सकूं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक है हमारा धातुओं की प्राप्ति और उनका निष्कर्षण, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे पहले देखिए धातुएं मिलती कहाँ हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। समझिए इस बात को, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, उसमें मुख्य रूप से धातु जो तत्व हैं, धातुएं वो मिलते हैं। क्रस्ट का क्या मतलब है, भूपर्पटी का क्या मतलब है? यहाँ पर पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह कितने गहरी सतह, देखिए 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक गहराई में जो सतह है पृथ्वी की, उसको हम कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। और यही वो भाग है पृथ्वी का जिसमें भरपूर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व? धातु। इसके अलावा और कहाँ मिलते हैं? लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि धातु ऐसे नहीं है कि लोहे की कुल्हाड़ी रखी है, स्टील का डब्बा रखा है, एल्यूमिनियम की तारें रखी है, इस रूप में नहीं मिलती हैं। बिखरी हुई है धातुएँ, किसी अन्य तत्व के साथ यौगिक के रूप में है, मुक्त अवस्था में है जैसे सोना और चांदी, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी अशुद्धियाँ हैं जैसे धूल, मिट्टी, कोई अन्य तत्व या कोई अन्य तत्व की अशुद्धि, ये सब उनके साथ मिश्रित हैं और हमको उनको निकाल कर शुद्ध करना है, ठीक है। तो कहाँ मिलती हैं? भूपर्पटी में। इसके अलावा समुद्री जल में भी मिलती हैं। अब समुद्री जल में भी लोहे के बर्तन नहीं तैर रहे हैं, वहाँ कैसे मिलती हैं? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, NaCl के रूप में, जानते हैं ना, समुद्र से ही हमें नमक मिलता है, तो वहाँ धातुएं मिलती हैं सोडियम क्लोराइड के रूप में। तो सोडियम क्लोराइड अगर हमें मिल गया तो उससे क्लोराइड भगा देंगे और मिल जाएगा हमें सोडियम धातु। ऐसे ही हमें मिलती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में, यहाँ भी हम मैग्नीशियम प्राप्त कर लेंगे, क्लोराइड को हटा लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार के लवण हैं, साल्ट हैं, और कहाँ हैं? समुद्र के जल में घुले हुए हैं। तो इनको भी हम अलग करके इनसे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ? भूपर्पटी यानी क्रस्ट, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, वहाँ तो हमें धातु मिल ही रही है। उनको निकाल कर या समुद्र के लवणों को निकाल कर, उसके बाद उनको शुद्ध धातु को निकाल कर हम धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, अपने उपयोग के लिए उन्हें बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब धातुएं प्रकृति में कैसे मिलती हैं, इसको समझते हैं। प्रकृति में धातुएं मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। समझिए कैसे। देखिए, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में दो ही रूप में धातुएं प्रकृति यानी नेचर में मिलती हैं। अब मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं मिलती हैं? कम अभिक्रियाशील धातुएं। जाहिर सी बात है, जो धातु कम अभिक्रियाशील होगी यानी उसे किसी अन्य धातु या तत्व से अभिक्रिया यानी रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, दिलचस्पी नहीं होगी, वही क्या होगी? मुक्त अवस्था में मिलेगी। वो किसी अन्य से ज़बरदस्ती का कोई बॉन्ड बनाकर किसी बंधन में नहीं रहेगी, बल्कि वो फ्री रहेगी, अपना अलग रहेगी। कौन सी? कम अभिक्रियाशील धातुएं। जानते हैं ना, जब हमने सक्रियता श्रेणी को पढ़ा था तो सबसे ऊपर जो धातुएं थी जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील थी, और जो सबसे नीचे थी सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सब क्या थी? बहुत ही कम क्रियाशील थी।
तो ये जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं वो किस रूप में होती हैं? मुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में कौन होती हैं? दो प्रकार की इसमें मिलती हैं, एक मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं। जैसे पोटेशियम सोडियम बताया था अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं और मध्यम अभिक्रियाशील। हम उदाहरण से अभी देख लेते हैं इनको, ये रहे इनके उदाहरण। कम अभिक्रियाशील कौन सी हैं? देखिए कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब क्या है? बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील देख लीजिए, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। तो ये स्पेसिफिक हमने यहाँ पर उदाहरण याद कर लिए कि ये मध्यम अभिक्रियाशील हैं, न बहुत अधिक न बहुत कम। अत्यधिक देख लीजिए, पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये धातुएं बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील हैं और बहुत आसानी से किसी भी अन्य तत्व से अभिक्रिया कर लेती हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। देखिए क्या है, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में तो मिलती हैं क्योंकि कम अभिक्रियाशील हैं, लेकिन साथ ही अपने सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी ये जो कॉपर है और ये जो Ag यानी सिल्वर है, ये दोनों अपने सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी मिल सकते हैं। अब देखिए सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क का यहाँ पर क्या मतलब है। जैसे कॉपर है, अब ये कॉपर है, Cu इसका फॉर्मूला होता है, इससे ऑक्सीजन ऐड हो गई, जुड़ गई, CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हो गया? कॉपर का ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, ऐसे ही Ag है, माना यहाँ पर जुड़ गई सल्फर से। ठीक है, तो क्या बन गया इसका? सल्फाइड अयस्क। क्या बन गया? सल्फाइड अयस्क। तो इस प्रकार देखिए ये अपने कॉपर यानी कॉपर और Ag अपने ऑक्साइड और अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में मिल सकती है। बाकी मेनली ये किस रूप में मिलते हैं? मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था मतलब जैसे Ag अलग हो गया, Au अलग हो गया, हर धातु अलग अलग किसी बिना तत्व से जुड़े हुए मिल सकती है। कौन सी धातुएं? कम अभिक्रियाशील धातुएं। अब आ जाते हैं मध्यम अभिक्रियाशील पे। तो मध्यम अभिक्रियाशील में जिंक है, आयरन है, लेड है। इनमें देखिए क्या होता है, ये ऑक्साइड और सल्फाइड या कार्बोनेट। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी अपने अयस्क बना सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्साइड अयस्क, सल्फर से जुड़कर सल्फाइड अयस्क और CO3 से जुड़कर कार्बोनेट अयस्क ये भी बना सकते हैं अपने। कौन? जिंक, आयरन और लेड। अब देखते हैं अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं क्या करती हैं। इसमें क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनका विशेष क्या है कि ये ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि कार्बोनेट या सल्फाइड या ऑक्साइड से ही जुड़कर अयस्क बनाएंगी। ये सामान्य रूप से अन्य तत्व से जुड़कर कोई भी सामान्य अयस्क बना सकती हैं। कौन? ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम ये समझ गए कि धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में मिल सकती हैं और ज़्यादातर वो अपने कार्बोनेट, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड अयस्क के रूप में रहती हैं। यानी या तो कार्बन से या तो वो CO3 यानी कार्बोनेट से जुड़ जाएंगी, या वो सल्फर यानी सल्फर से जुड़कर सल्फाइड बना लेंगी, या फिर वो ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्साइड अयस्क बना लेंगी। यही नेचर है धातुओं का, अगर उसे किसी और के साथ जुड़ना है तो। इसके अलावा यहाँ पर दो पॉइंट आपको समझने हैं कि क्या होता है खनिज यानी मिनरल्स और क्या होता है अयस्क यानी ओर्स। देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी में यानी ऊपरी क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। नॉर्मली जो क्रस्ट में तत्व बिखरे हुए हैं उनको हम कहते हैं खनिज। समझ आया? ऐसे तत्व जो बिखरे हुए हैं किस में? भूपर्पटी यानी कि ऊपरी क्रस्ट में पृथ्वी की। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? नॉर्मली खनिज। यानी हमने पृथ्वी को खोदा, उसकी क्रस्ट को, उसमें हमें कोई तत्व मिल गया तो हमने कह दिया ये है खनिज। सिंपल सी बात है, पृथ्वी की क्रस्ट को खोजा, कोई तत्व मिल गया, हमने कह दिया ये है जी खनिज। ठीक है, खनिज मतलब ऐसा तत्व जो हमें खन कर यानी खोद कर मिला। आगे बढ़ते हैं। अयस्क क्या होता है फिर? बहुत कम अंतर है तो ध्यान से समझ लीजिएगा खनिज और अयस्क में। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो खनिज और अयस्क में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। अयस्क एक प्रकार के खनिज ही हैं। मतलब आपने एक जगह पर, पहले यहाँ खनिज की बात करें तो आपने कहीं पर खोदा भूमि की परपटी को, क्रस्ट को, तो आपको कुछ तत्व मिले, नॉर्मली आपने कहा ये खनिज है।
आपने किसी दूसरी जगह पर खोदा, आपको फिर से तत्व मिले, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि कोई एक तत्व ज़्यादा है। माना आपने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है और बाकी तत्व बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या है, उस जो जगह है जहाँ से आपको आयरन बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, तो वहाँ से आप आयरन को आसानी से लाभकारी रूप में निकाल सकते हैं। बजाय अगर आप खनिज के रूप में यहाँ नॉर्मली निकालते हैं ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा आयरन, वो खनिज होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही जगह पर इकट्ठा है काफ़ी आयरन तत्व। तो ऐसे खनिज को जिसमें एक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है और हम उसे अपने लाभ के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं अयस्क। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आयरन निकालना है पृथ्वी की क्रस्ट से, तो आप कहाँ से निकालना पसंद करेंगे, खनिज से या अयस्क से? आपका आंसर होगा बिल्कुल सर हम अयस्क से निकालेंगे। क्यों? खनिज में तो हमें बहुत कम मिल रहा है, इसमें तो काफ़ी तत्व हैं और कोई तत्व ज़्यादा कम नहीं है, लगभग सारे बराबर हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ अयस्क में हमें और तत्व बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन हमें हमारे फ़ायदे का तत्व जो हमें निकालना है, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हम अयस्क से निकालेंगे। तो दोनों क्या हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, लेकिन अयस्क क्या है, जहाँ पर कोई एक विशेष तत्व ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है जिसको हम आसानी से अपने फ़ायदे के लिए निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं अयस्क। तो खनिज और अयस्क में आपको अंतर क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है खनिज और अयस्क में अंतर समझने की, और ये आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खनिज की परिभाषा पूछी जा सकती है, अयस्क की परिभाषा पूछी जा सकती है, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है उदाहरण सहित। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अंतर। ये रहा खनिज और ये रहा अयस्क। इनके पॉइंट देख लेते हैं। धातुओं के वे यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो धातुओं के वे यौगिक मतलब धातु किसी अन्य तत्व से जुड़कर यौगिक बना चुकी है, लेकिन उसमें धातु की मात्रा कम है। माना NaCl, Na जुड़ चुकी है Cl के साथ, लेकिन Na की मात्रा कम है, Cl की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, या फिर दोनों की बराबर है। तो यहाँ से Na को निकालना उतना फ़ायदे का सौदा नहीं है, उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली जब कोई धातु यौगिक बना रही है और उसमें धातु की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, खनिज। अयस्क देखिए, धातुओं के वे यौगिक यानी धातुएं जब ऐसे यौगिक बनाती हैं जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा होती है, अयस्क कहलाते हैं। मतलब धातु किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाती है। आप जानते हैं ना यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो बनता है जल का 1 अणु। तो ये जल का अणु जो है वो क्या है, एक यौगिक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि धातु भी किसी अन्य तत्व से जुड़कर यौगिक बनाते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा यौगिक बनाया जिनमें धातु की मात्रा कम है, किसी अन्य तत्व से धातु जुड़ी और ऐसा यौगिक बनाया जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम है, तब हम उसे कहेंगे खनिज। और ये पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, कौन, खनिज, ठीक है। अयस्क में हमने देखा कि धातु ने जब किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर बना दिया यौगिक जिसमें धातु की मात्रा पर्याप्त है, काफ़ी मात्रा है, आसानी से निकाल कर लाभकारी रूप में निकाला जा सकता है, फायदे का सौदा है, तब वो कहलाता है अयस्क। आया समझ? दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन है, बिल्कुल कठिन है, क्योंकि और भी तत्व ज़्यादा हैं, रेत के ढेर में सुई ढूंढने जैसा, ठीक है। यानी कि बहुत सारे तत्व हैं और उसमें से हमें अपने काम का तत्व बहुत छांट छांट के निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है, बहुत कॉस्टली है और बहुत ही सर खपाने वाला भी। अयस्क की बात देख लीजिए, अयस्क में धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना आसान होता है, धातुओं को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भरपूर मात्रा में वो धातु है जो हमें चाहिए और बाकी धातु या बाकी तत्व कम है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो क्या है, अयस्क। तो एक बात ये भी समझ गए। उदाहरण देख लीजिए, अभ्रक, फेल्सपार, लिमोनाइट आदि, ये क्या है, खनिज हैं। ये क्या है, ऐसे अजीब नाम? कुछ नहीं है, धातुएं ही हैं, किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ी होती हैं, तब इनको, मतलब ये धातुओं के यौगिक हैं। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि धातु किसी अन्य तत्व से जब जुड़ जाती हैं तो उन्हें इस प्रकार के नामों से बुलाया जाता है। अब अयस्क के उदाहरण देखिए, जैसे एल्यूमिनियम एक धातु है, इसके अयस्क हैं क्रायोलाइट, बॉक्साइड, एल्यूनाइट आदि। यानी एल्यूमिनियम धातु किसी अन्य तत्व से जुड़ गई है और इस प्रकार के अयस्क बना रही है, और इन अयस्क से एल्यूमिनियम धातु को निकालना आसान होगा। ये एल्यूमिनियम के खनिज ही हैं, एक प्रकार के खनिज ही हैं, लेकिन इनमें एल्यूमिनियम धातु ज़्यादा है, तो इसलिए हमने
इन्हें एल्युमिनियम का अयस्क कह दिया। तो समझ गए हम अंतर खनिज और अयस्क में। तो धातुओं की खोज और उन्हें प्राप्त करने की यात्रा में जो हम निकले हैं, अभी तक क्या समझ गए कि अगर हमें कोई धातु चाहिए तो हमें ज़मीन को खोदकर कोई ऐसा टुकड़ा ढूंढना होगा जिसमें कोई एक धातु ज़्यादा हो। माना हम ढूंढ रहे हैं कि हमें लोहा यानी आयरन धातु निकालनी है पृथ्वी को खोदकर। हमने खोदा, चट्टान का एक टुकड़ा ऐसा मिला जिसमें काफ़ी तत्व हैं, लेकिन उसमें लोहा यानी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लोहा तत्व उसमें बहुत अधिक है। तो हमने कह दिया कि ये मिल गया हमें लोहे का अयस्क। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम का अयस्क होगा, कॉपर का अयस्क होगा या किसी अन्य धातु का अयस्क होगा। मतलब चट्टान का ऐसा पीस या ऐसा टुकड़ा जिसमें कोई एक धातु ज़्यादा है। और तत्व हैं, अशुद्धियाँ हैं, रासायनिक रूप से हैं, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर और भी अशुद्धियाँ दुनिया भर की हैं, लेकिन भाई उसमें हमारे काम का तत्व जो हमें चाहिए, जो धातु हमें चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसे ढूंढ लिया। माना हम लोहे को ढूंढ रहे थे, हमें एक ऐसा टुकड़ा मिला उसमें धूल, गंदगी, मिट्टी, कीचड़ सब लिपटा है, और भी तत्व हैं, लेकिन खासियत क्या है उसकी कि उसमें आयरन तत्व बहुत अधिक मात्रा में है। तो हमारे काम का निकल गया वो। एक दूसरा टुकड़ा मिला जिसमें वही सब गंदगी है, आयरन भी है और तत्व भी हैं, लेकिन आयरन बहुत ज़्यादा नहीं है, और तत्वों के बराबर ही है, नॉर्मल। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये अयस्क नहीं है आयरन का। हमारा अयस्क कौन है? जिसमें आयरन ज़्यादा है। ठीक है, वो दो टुकड़े दिखने में बिल्कुल सेम हो सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें केमिकली टेस्ट करेंगे तो जिस तत्व में आयरन ज़्यादा होगा हम उसे आयरन का अयस्क बोल देंगे। समझ गए अयस्क क्या होता है? अयस्क तक हम पहुंच चुके हैं। अब इस कहानी में आगे बढ़कर हमें अयस्क से शुद्ध धातु को निकालना है, क्योंकि अयस्क में धातु तो है लेकिन बहुत अशुद्ध रूप में, बहुत ही मिलावटी रूप में है। मिलावटी हमें पसंद नहीं है, हमें चाहिए शुद्ध धातु। अयस्क समझ गए, खनिज समझ गए। अब हम ये भी समझ गए कि खनिज और अयस्क में से हमें धातु किस में से मिलेगी? अयस्क में से। तो हमने अयस्क उठा लिया, अब उससे निकालेंगे धातु को। ठीक है, देखिए उसके क्या क्या स्टेप हैं जो आपकी एनसीईआरटी की सिलेबस में है। बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर आपको एक क्या दिखाई दे रही है? चार्ट दिखाई दे रहा है, फ्लो चार्ट। समझ जाएंगे इससे। तो अयस्क मिला, अयस्क को सबसे पहले करते हैं सांद्र। सांद्र मतलब अन्य चीज़ों को, अशुद्धियों को हटाते हैं, तो अयस्क सांद्र हो जाता है, यानी अयस्क ज़्यादा प्योर मात्रा में हमें मिल जाता है, यानी कि उससे हम कुछ मोटी मोटी अशुद्धियों को हटा लिया तो अयस्क का सांद्रण हो गया। अयस्क को हमने क्या कर दिया? सांद्र। उसके बाद जब अयस्क को सांद्र करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो धातु है, यानी जिस धातु का अयस्क का हमने सांद्रीकरण किया है, वो धातु कैसी है? अधिक क्रियाशील है, मध्य अभिक्रियाशील है, या फिर कम अभिक्रियाशील है? अधिक यानी कि जैसे पोटेशियम या सोडियम है, मध्य यानी कि लेड या आयरन तो नहीं है, कम यानी कि सोना चांदी तो नहीं है। अगर अधिक है, अधिक अभिक्रियाशील है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, तो हम क्या करेंगे? उस शुद्ध गलित अयस्क का विद्युत अपघटन कर देंगे। जो अयस्क हमें मिला था उसको हम सीधे क्या कर देंगे? उसका विद्युत अपघटन कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, और शुद्ध धातु हमें मिल जाएगी। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में बहुत अधिक चरण नहीं है। अधिक अभिक्रियाशील धातु को हमें क्या करना पड़ेगा? सीधे उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। सांद्रीकरण के बाद हमें एक अयस्क मिला जो किसका था? अधिक अभिक्रियाशील धातु का। तो पहले हमने उसे सांद्र किया, फिर उसका क्या कर दिया? विद्युत अपघटन गलाकर। ठीक है, और उसके बाद शुद्ध धातु मिल गई। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में क्या था? मध्यम अभिक्रियाशील धातु का अयस्क था, उसको सांद्र किया। अब उसके दो तरीके हैं। अगर उसके पास कार्बोनेट अयस्क है, हम जानते हैं कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं वो किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर जब अयस्क बनाती हैं, अयस्क क्या है? एक यौगिक है जिसमें कोई विशेष धातु ज़्यादा है। इतना हम समझ गए ना। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु में जब वो कार्बोनेट से जुड़ी है तो उसने कार्बोनेट अयस्क बनाया है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जब कार्बोनेट से जुड़ी है तो उसने कार्बोनेट अयस्क बनाया है, यानी CO3 से जुड़ी है। ठीक है, अब अगर वो सल्फाइड से जुड़ी है तो उसने सल्फाइड मतलब सल्फर से जुड़ी है तो उसने सल्फाइड अयस्क बनाया है। तो हम देखेंगे कि क्या बनाया है। ठीक है, CO3 से जुड़ी है या सल्फर S से जुड़ी है। तो अगर कार्बोनेट अयस्क बनाया है मध्यम अभिक्रियाशील धातु ने तो हम उसका निस्तापन कर देंगे, और अगर सल्फाइड बना दिया है तो भर्जन कर देंगे। अब क्या है ये निस्तापन और भर्जन? दोनों ही केसेस में इन अयस्कों को खूब गर्म किया जाता है। अगर गर्म किया जाता है दोनों ही केस में तो फिर नाम अलग क्यों है? निस्तापन और भर्जन। देखिए, जब वायु की अनुपस्थिति या बहुत कम मात्रा में गर्म किया जाए तो हम बोल देंगे निस्तापन कर दिया, और जब बहुत भरपूर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तब हम उसे बोलते हैं कि भर्जन कर दिया। ठीक है,
दोनों ही तरीक़ों से हमें क्या मिलते हैं, धातु ऑक्साइड। अगर कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया तब भी धातु ऑक्साइड मिला, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया तब भी धातु ऑक्साइड मिला। धातु ऑक्साइड को ही हमें यहाँ पर पाना था। क्यों पाना था? क्योंकि जब हमें अयस्क का सांद्र कर लिया अयस्क को, कौन से अयस्क को, मध्यम अभिक्रियाशील धातु के अयस्क को, उसके बाद उसका निस्तापन या भर्जन कर लिया, अगर कार्बोनेट था तो निस्तापन कर लिया, सल्फाइड अयस्क था तो भर्जन कर लिया, तो तब हमें मिल गया दोनों ही केस के या दोनों ही विधियों से हमें क्या मिला, धातु ऑक्साइड। इसको जब धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उसका अपचयन कर देंगे। ठीक है, अपचयन करेंगे तो यानी कि ऑक्सीजन को हटा लेंगे। तो धातु ऑक्साइड में क्या होता है, धातु और ऑक्सीजन हटा दिया अपचयन करके, तो हमें क्या मिल गई, ये देखिए हमें मिल गई शुद्ध धातु। मिल गई कि नहीं मिल गई? बिल्कुल मिल गई। अभी आपको इतना टेंशन और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया है, तो सर पकड़ के अभी से मत बैठिए कि क्या क्या पढ़ा दिया सर ने। एक एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि उदाहरण सहित। यहाँ पर मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, तो धैर्य बनाकर शांति से समझिए। अब केस आया तीसरा कि हमें ऐसा अयस्क मिला कम अभिक्रियाशील धातु का। तो पहला स्टेप तो सबका सेम है, हमें अयस्क को क्या करना पड़ेगा, सांद्रीकरण करना पड़ेगा, उससे सांद्र करना पड़ेगा, यानी उससे मोटी मोटी और फिजिकल जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, यानी सल्फर से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं, भर्जन। यहाँ पर निस्तापन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि निस्तापन सिर्फ कार्बोनेट अयस्क के केस में ही हम करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमें कम अभिक्रियाशील धातु मिली जो सल्फाइड अयस्क के रूप में थी, तो सल्फाइड अयस्क का हम हमेशा भर्जन करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, भर्जन। हमें धातु मिल गई सीधे, धातु ऑक्साइड की जगह यहाँ सीधे धातु मिल गई, हमने धातु को शुद्ध कर दिया। फाइनली यहाँ भी शुद्ध धातु, यहाँ भी शुद्ध और यहाँ भी शुद्ध। तो हमें अयस्क से शुद्ध धातु ही प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति यानी धातुओं को प्रकृति में ढूंढ लेना अयस्क के रूप में, वो हो गई धातुओं की प्राप्ति, जो हमें भूपर्पटी में मिल सकती हैं, समुद्र के जल में लवणों के रूप में मिल सकती हैं। जब एक बार धातु हमें मिल जाती है तो हम देखते हैं कि कहाँ पर धातु की मात्रा ज़्यादा है। जिस चट्टान के टुकड़े में धातु की मात्रा ज़्यादा होती है या जिस लवण में धातु की मात्रा ज़्यादा होती है, हम उसे उस धातु का लवण कह देते हैं। यानी अगर उस चट्टान के टुकड़े में आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो हम उसे आयरन का अयस्क कह देंगे। सिल्वर यानी एजी की मात्रा ज़्यादा है तो उसे चांदी का अयस्क कह देंगे। ठीक है, ऐसे ही उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का अयस्क कह देंगे। समझ गए हम कि अयस्क क्या होता है। तो अयस्क ढूंढते हैं तब हम उसे कहते हैं धातुओं की प्राप्ति। फिर अयस्क को शुद्ध करके, बहुत विभिन्न स्टेप से शुद्ध करके जब शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं तब हम उसे कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो दोनों ही चीज़ों का आप समझ पा रहे हैं कि धातुओं की प्राप्ति क्या हुई। प्राप्ति यानी उसे अयस्क के रूप में कहीं ढूंढ लेना, जब मिल गई तो अयस्क से उसका शुद्ध रूप में निकाल लेना, उसका क्या है, निष्कर्षण है। दोनों चीज़ें समझ गए। आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्रकृति में धातुएं दो रूप में मुख्यतः मिलती हैं, एक खनिज के रूप में और दूसरा था अयस्क के रूप में। इन्हीं दो रूप में हमें धातुएं मुख्यतः मिलती हैं। खनिज का मतलब हमने पृथ्वी को खोदा, कोई टुकड़ा निकाला चट्टान का जिसमें काफ़ी तत्व मौजूद हैं और इन तत्वों की मात्रा लगभग बराबर है या उनमें बहुत कम अंतर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो हम कह देंगे इसमें तत्व हैं और ये क्या है, खनिज है। ये क्या है, एक खनिज। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा टुकड़ा लेते हैं जिसमें काफ़ी तत्व हैं और कुछ अशुद्धियाँ भी हैं, दोनों में होती हैं, यहाँ खनिज में भी और अयस्क में। अशुद्धियाँ तो प्रकृति में जो तत्व हैं उनके साथ मौजूद होती ही हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टुकड़े में भी काफ़ी तत्व मौजूद हैं, लेकिन कोई एक तत्व अधिक मात्रा में मौजूद है। अब अगर वो तत्व है आयरन यानी लोहा है, Fe है, तो हम कह देंगे कि ये आयरन का अयस्क है। यदि वो एल्यूमिनियम है, वो तत्व जो अधिक मात्रा में है, तो हम कहेंगे ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो हम समझ गए कि प्रकृति में धातुएं हमें खनिज और अयस्क के रूप में मिलती हैं। और कहाँ मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं भूपर्पटी पर यानी अर्थ क्रस्ट पर या समुद्र के जल में। भूपर्पटी मतलब 70 किलोमीटर की लगभग गहराई तक जो परत है पृथ्वी की, वो है भूपर्पटी। उसमें खनिज और अयस्क के रूप में धातुएं हो सकती हैं या लवणों के रूप में वो समुद्र के पानी में हो सकती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। इन रूप में वो लवणों के रूप में समुद्र के जल में हो सकती हैं या फिर खनिज और अयस्क के रूप में कहाँ हो सकती हैं, भूपर्पटी में। समझ गए हम
कि धातुएं हमें कहाँ प्राप्त होंगी। अब जब हमें धातुएं प्राप्त हो गई, मिल गई हैं, तो उन्हें निकालना भी तो है और निकाल कर अपने उपयोग के लिए बनाना है, उन्हें इस रूप में लाना है कि हम उन्हें उपयोग कर सकें। तो यही अब हमारा अगला स्टेप है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण, यानी जो धातुएं हमें मिल गई हैं खनिज और अयस्क के रूप में, अब उनका क्या करना है, निष्कर्षण। खनिज के रूप वाली का तो नहीं करेंगे, हम अयस्क वाली धातु का निष्कर्षण करेंगे, क्योंकि उससे ही हम उसे लाभकारी रूप में यानी आसानी से कम खर्चे पर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम किसी अयस्क से धातु को कैसे शुद्ध रूप में निकालना है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको हम धातु क्रम भी कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है यहाँ पर दलन और पेषण या चूर्णन, यानी कि दलन मतलब दलना यानी टुकड़ों में तोड़ना, बड़े बड़े टुकड़ों में। चूर्णन और पेषण मतलब उसको पीस कर बहुत बारीक कर देना। क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, दूसरा स्टेप है यहाँ पर अयस्क सांद्रण अथवा प्रसाधन। इसका क्या मतलब है, अयस्क का सांद्रण करना, यानी अयस्क को क्या करना, अशुद्धियों को दूर करना अयस्क से, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ओर यानी अयस्क से दूर करना। तो कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर, यानी कि ओर से जो अशुद्धियों को जब हम दूर कर देते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ा और अधिक हमें मिलती है, कंसंट्रेशन मतलब उसका हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ द ओर भी कहते हैं। अगला स्टेप है अयस्क का निस्तापन अथवा भर्जन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ऑफ द ओर, यानी कि जो हमारे पास अयस्क है उसका या तो हम निस्तापन करेंगे या भर्जन करेंगे, और वो अलग अलग कौन से अयस्क होते हैं ये अभी हमने पीछे देखा था और इसको आगे भी अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगला स्टेप है हमारे पास धातु ऑक्साइडों का, जो हमें धातु ऑक्साइड मिल जाते हैं, कैसे मिलते हैं, अयस्क का जब हम निस्तापन और भर्जन करते हैं तो उन धातु ऑक्साइडों का मुक्त धातु में अवचयन, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। अब जो हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद, उसका हम क्या कर देंगे, मुक्त धातु यानी फ्री मेटल में उसको रिडक्शन कर देंगे उसका। अगला स्टेप है यहाँ पर जो धातुओं हमें मिली हैं, धातुएं रिडक्शन के बाद उनका शोधन और परिष्करण, यानी प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये कुछ स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है हमारे पास दलन और चूर्णन, जिसको हम करने वाले हैं डिटेल में डिस्कस। दलन और चूर्णन, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि हमें धातु मिल गई है, कहाँ, पृथ्वी के क्रस्ट में, किस रूप में, खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में। खनिज से निकाल नहीं सकते क्योंकि धातु की मात्रा उसमें कम है, अशुद्धियाँ और अन्य तत्व ज़्यादा हैं। हाँ, अयस्क से हमारे लिए निकालना यानी ओर से धातु को निकालना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कोई एक विशेष धातु उसमें कोई भी हो सकती है, वो ज़्यादा है और उससे धातु को निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, जादू मंत्र करके? नहीं, सबसे पहले उस टुकड़े को हमने लिया जिसको हम अयस्क कह रहे हैं और उसका कर दिया दलन और चूर्णन, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, मतलब उसको दल दिया यानी मोटे मोटे टुकड़े बनाए और फिर उनका भी चूरा बना दिया, बिल्कुल चूर्ण बना दिया। कैसे बना दिया, हाथों से पीस कर? नहीं, पत्थर को ऐसे थोड़ा ना पीस सकते हैं, तो आपको चाहिए बड़ी बड़ी मशीनें। कैसी मशीनें, देख लेते हैं। ये है वो मशीनें, लिखा हुआ है हनुसंदलित। एक मशीन यहाँ पर हमें दिख रही है, इसमें 2 प्लेट्स हमें दिख रही हैं, हनुसंदलित। हनु मतलब जबड़ा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इस मशीन को जॉ क्रशर। क्यों कहते हैं जॉ? जॉ मतलब होता है जबड़ा, हमारे जबड़े की तरह काम करती है। आप जब कोई चीज़ खाते हैं, मूंगफली हो गया, कोई बिस्किट हो गया, तो कैसे आपका जबड़ा फटाफट चलता है ऊपर नीचे, या च्युइंगम चबाते हैं तब भी ऊपर नीचे चलता है ना जबड़ा। तो इसमें क्या होता है, ये प्लेट स्थिर है, इधर वाली प्लेट स्थिर है और इधर वाली प्लेट कर रही है मूव। जैसे जबड़े में हमारा ऊपर वाला जबड़ा स्थिर होता है, नीचे वाला मूव करता है, तो वैसे इसमें भी क्या है, एक प्लेट स्थिर है अपनी जगह पर और ये वाली प्लेट इधर उधर मूव कर रही है। और इससे क्या हो रहा है, जो इस मशीन में हम बीच में अयस्क के पाषाण यानी बड़े बड़े अयस्क के टुकड़े डाल रहे हैं, वो मीडियम साइज में टूट जा रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं संदलित अयस्क, मतलब ऐसे अयस्क के टुकड़े जो मीडियम साइज अब बन चुके हैं। किसके कारण? इस जॉ क्रशर मशीन के कारण। अच्छा जी, अब क्या करेंगे आगे? क्या इन टुकड़ों को ऐसे ही निकाल लेंगे इनसे धातु? नहीं, आगे इनको डालते हैं एक और मशीन में, उसको कहते हैं प्रघात मिल। इसको हम स्टाम्प मिल भी कहते हैं। स्टाम्प होता है ना, जो मोहर होती है, उसकी तरह स्टाम्प को हम ऐसे लगाते हैं ना कागज़ से, जोर से मार के प्रेस करके, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए आपको एक स्टैम्प दिख रहा है जो ऐसे ऊपर नीचे होता है। कैसे होता है, यहाँ ऊपर ये घूमता रहता है, यानी घूर्णी, ये घूर्णी वाला भाग है इसका, घूमने वाला, यानी एक सर्कुलर मोशन यहाँ ऊपर इसको मिलता है, जिसके कारण ये ऊपर नीचे होता है ये स्टैम्प, और भारी होता है काफ़ी। उसके लिए यहाँ पर एक और भाग है इस मशीन का, जिसमें हम क्या डालते हैं, संदलित अयस्क को, यानी ये जो मीडियम साइज के टुकड़े हो चुके हैं किससे, जॉ क्रशर से, उनको उठाकर अब यहाँ डाल दिया इस स्टाम्प मिल में यानी प्रघात मिल में। यहाँ ये टुकड़े आए
और इधर पहुंच गए इस पाइप से होते हुए यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टैम्प ऊपर नीचे हो रहा है लगातार। तो ये जो मीडियम साइज के पीसेस थे और बारीक हो गए, इनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर एक छलनी लगी हुई है, एक सीव लगी हुई है, जिससे ये बराबर साइज के टुकड़े छनकर हमें मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? अयस्क के। तो अयस्क एक बड़े टुकड़े से अब हमें एक चूर्ण के रूप में मिल गया है यहाँ पर। तो ये था निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन का पहला स्टेप, कि जो धातु का हमें ओर मिला, अयस्क मिला, उसको हमने बारीक चूर्ण बना दिया मशीनों की हेल्प से। ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये वाला स्टेप, लेकिन अगर हम सीधे निष्कर्षण पढ़ लेंगे यानी सीधे अपचयन पढ़ लेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला कि धातुएं निष्कर्षित कैसे की जाती हैं। तो अभी तक हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, तो आप इसको ही नोट करिएगा जो आपके सिलेबस में है। ये सिलेबस में नहीं है, बस आपको समझ लेना है, ठीक है। हाँ, नाम को आप नोट कर सकते हैं कि पहला स्टेप क्या है, दलन और चूर्णन, जिसमें धातु को पीसकर बारीक कर लेते हैं। इतना आप इसको जरूर नोट कर सकते हैं, मशीन के डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नोट करना होगा मैं स्पेशली उसे मेंशन कर दूंगा, आप उसी को अपनी कॉपी में नोट करेंगे यदि आप केवल एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर अदर तैयारी है तब आपको पूरा नोट करना है। तो पहला स्टेप समझ गए, दलन और चूर्णन। आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास स्टेप नंबर 2, अयस्क का सांद्रण अथवा प्रसाधान। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अभी तक हमने निकालने के लिए क्या किया, पहले चूरा कर लिया धातु का, धातु अयस्क का, सॉरी हमने किसका चूर्ण कर लिया, धातु अयस्क का, उससे हमें धातु निकालनी है। तो देखिए चूर्ण तो बना लिया, उसके बाद करेंगे अयस्क का सांद्रण और प्रसाधन। इसमें क्या होता है, जिसको हम कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर भी कहते हैं। साधारणतया अयस्क, जो अयस्क होता है उसमें बालू मिट्टी, चूने के पत्थर आदि भू अपद्रव्यों के साथ मिश्रित रहते हैं। यानी कि जो अयस्क होते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। बालू मिट्टी यानी कि जो सैंड होता है वो होता है, चूने का पत्थर होता है उसमें, और भी कई अन्य इम्प्योरिटीज़ इसमें होती हैं। किसमें? अयस्क रूप में, ठीक है। तो अयस्क में मौजूद इन अवांछित अपद्रव्यों को, ये जो अवांछित यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, अननेसेसरी अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको क्या कहते हैं, गैंग। कि यानी कि जो अननेसेसरी इम्प्योरिटीज़ इसके साथ मिक्स हैं, किसके साथ, अयस्क यानी ओर के साथ, उनको हम कहते हैं गैंग। ये वो वाली गैंग नहीं है गैंगस्टर वाली, एक गैंग है। अशुद्धियों को यहाँ पर क्या कहते हैं, गैंग, या फिर इनको मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो मूवी की बात नहीं हो रही, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर गैंग है, और गैंग या मैट्रिक्स का मतलब है इम्प्योरिटीज़ जो किस रूप में, केमिकल के रूप में अयस्क यानी ओर के साथ मिक्स है। तो अब क्या करेंगे, क्या उपाय है, देखते हैं आगे। घूर्णित अयस्क से, यानी कि घूर्णित अयस्क मतलब जिस अयस्क का हमने दलन कर लिया है, यानी उसको हमने दल लिया है और उसका चूरा बना लिया है, उससे अब गैंग को पृथक करने के प्रक्रम को, यानी अब उससे गैंग यानी उन इम्प्योरिटीज़ को पृथक करने के प्रक्रम को यानी प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अथवा अयस्क का प्रसाधन कहते हैं, जिसे हम कंसंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कह सकते हैं। तो समझ गए क्या क्या नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पर। देखिए एक तो गैंग, गैंग क्या है, इम्प्योरिटीज़, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, किस में मौजूद होती हैं, अयस्क में मौजूद होती हैं। इसके अलावा क्या क्या होती है, बालू मिट्टी, चूने का पत्थर, ये सब किस में होते हैं, अयस्क में। अब इस अयस्क से यानी घूर्णित अयस्क से, घूर्णित अयस्क मतलब ऐसे अयस्क जिसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, उससे गैंग यानी इन इम्प्योरिटीज़ को पृथक कर लेना, अलग कर लेना ही क्या कहलाता है, सांद्रण अथवा प्रसाधन ऑफ अयस्क, यानी कॉन्सेंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर भी इसको हम कहते हैं। दूसरा स्टेप भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अयस्क के सांद्रण की भी कुछ विधियां हैं। ऐसे नहीं कि बस अपने आप ही अशुद्धियां या गैंग अलग हो जाएगा अयस्क से, उसके लिए हमें कुछ मशीन्स या कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। वो भी बहुत डिटेल्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि हम पूरे सीरियल वाइज समझ रहे हैं कि कैसे अयस्क को निकालना है, तो फटाफट हम उसे देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से अशुद्धियों को बारीक करने के बाद अशुद्धियों को निकाला जाता है अयस्क से। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक मशीन दिख रही है और इसमें विधि का नाम है गुरुत्व पृथक्करण यानी चल जलीय धोना, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी कि पानी के साथ धोना, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। देखिए क्या है ये मेथड। यहाँ पर आपको एक मशीन दिख रही है। मशीन क्या है, यहाँ पर एक तिरछा टेबल लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं स्लॉपिंग टेबल। इस टेबल में कुछ खांचे लगे हुए हैं जो मुड़े हुए हैं। किसी चीज़ को ढलान, मतलब अगर कोई चीज़ लुढ़कती हुई आएगी तो इन पर रुक जाएगी। ऐसे कुछ बोर्ड्स इस टेबल पर लगे हुए हैं। कोरुगेटेड बोर्ड्स इन्हें हम कहते हैं, कोरुगेटेड बोर्ड्स। ठीक है, अब
क्या है इस मशीन में, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्रस्ड ओर को डाला जा रहा है, यानी पिसा हुआ जो अयस्क है उसको यहाँ पर डाला जा रहा है, और साथ ही यहाँ इस रास्ते से पानी भी प्रवाहित किया जा रहा है। तो दो चीज़ें इस टेबल की ढलान के ऊपरी वाले हिस्से में डाली जा रही हैं, एक तो पिसा हुआ अयस्क और दूसरा पानी। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है कि ये पिसा हुआ अयस्क का चूरा इस पानी के साथ बहकर आएगा। बहकर आता है तो देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं अशुद्धियों के, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं यानी जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये भारी अयस्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, ये क्या होता है, ये धातुएं थोड़ा भारी होती हैं अशुद्धियों से, तो ये नीचे बैठ जाती हैं और इन मुड़े हुए बोर्ड्स पर यानी कोरिगेटेड बोर्ड्स पर रुक जाती हैं। लेकिन जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के साथ नीचे बह जाती हैं। सिंपल सा मेथड है, जैसे हम सब्जियों को धुल रहे हैं ना, आलू लिया, आलू पे मिट्टी थी, आपने उसे ढलान पे रखा तो जो ऊपर की मिट्टी थी वो बह गई, आलू यहाँ पर अटक गया। बस ये मोटा मोटा ऐसा ही समझ लीजिए इसको कि जो भारी धातुओं के अयस्क हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और इन मुड़े हुए बोर्ड्स पर या खांचों पर रुक जाते हैं, और बाकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इस पानी के साथ बहकर नीचे आ जाती हैं। समझ गए? तो बहुत सिंपल सा मेथड है अशुद्धियों को दूर करने का, ग्रेविटी सेपरेशन, यानी कि ग्रेविटी किसकी ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा लग रही है, भारी अयस्क पर, और किस पे कम लग रही है, जो हल्की अशुद्धियाँ यानी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बह जा रही हैं, और जो भारी अयस्क यानी ओर है वो नीचे बैठ जा रहा है और यहाँ इन खांचों पर रुक जा रहा है। समझ गए? तो एक मेथड हो गया ये गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेशन या सेपरेट करने का। इसके अलावा और क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए एक और मेथड यहाँ पर हम समझते हैं, इसको हम कहते हैं झाग या फिर फेन उत्प्लावन विधि। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है झाग फेन उत्प्लावन विधि। इसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड भी कहते हैं, यानी झाग का ऊपर तैरना। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या है इसमें, एक टैंक है और इस टैंक में हमने क्या डाला है, ध्यान से देखिए, इस टैंक में क्या डाला जा रहा है और कैसे अयस्क से अशुद्धियाँ अलग हो रही हैं। तो देखिए ये जो टैंक है इसमें भरा हुआ है पानी। अब इस पानी में हम क्या मिलाएंगे, हम इसमें मिलाते हैं अयस्क का चूर्ण, लेकिन अकेले नहीं मिलाते, पहले उसमें हम तेल मिलाते हैं, अयस्क का चूर्ण और तेल को आपस में मिक्स करते हैं और फिर उसको इसमें डाल देते हैं पानी में। अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा तेल लेते हैं, यहाँ पर नॉर्मली यूकेलिप्टस का हमने तेल लिया, उसमें अयस्क के चूर्ण को मिला दिया। अब उस घोल को यानी कि जो तेल और अयस्क के चूर्ण का घोल है उसको इस पानी के टैंक में डाल दिया। तो क्या होगा, क्या पानी और तेल आपस में मिलता है? नहीं मिलता है। आप कभी भी देखिए पानी नीचे रह जाता है और तेल की बूंदें ऊपर आ जाती हैं हमेशा, जब भी हम तेल और पानी को मिलाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होगी। देखिए हम ऐसे ही नहीं करेंगे यहाँ पर कि बस मिला दिया और अपने आप अलग हो गया। हमने पानी लिया, उसमें हमने तेल और अयस्क के मिश्रण को डाल दिया। अब तेल की प्रवृत्ति है कि वो ऊपर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर उसे थोड़ा सपोर्ट देंगे। कैसे, हमने यहाँ पर इस जो पूरा घोल है, तेल अयस्क और पानी का जो पूरा मिश्रण बन गया है, उसमें हमने हवा को भी यहाँ पर डालना है। कैसे डालना है, जैसे आप कभी कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, और उसमें आप क्या करते हैं, जो पाइप मिलता है आपको पीने के लिए, तो लास्ट में कुछ बच गई कॉफ़ी, या फिर ऐसे ही हमने मस्ती मजाक में उसमें नीचे के लिए फूंक मार दी तो गुड़ 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 की आवाज़ आती है ना, बुलबुले बनते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ये जो मिश्रण है अयस्क, तेल और पानी का, इसमें भी हम यहाँ पर हवा का प्रभाव देंगे और हवा यहाँ ठीक नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ से आई हवा और यहाँ नीचे हवा छोड़ दी गई, तो उससे क्या होगा, बुलबुले बनेंगे। बुलबुलों के साथ झाग बनेगा, झाग के साथ तेल और अयस्क क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और ये देखिए झाग बन गया, यहाँ पर ये ऊपर पूरा झाग बन गया और इधर झाग को हमने अलग कर लिया और झाग के साथ अयस्क भी आ गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये स्पेशली इस मेथड को हम सल्फाइड अयस्क के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ऐसी धातु जिसमें क्या मिला हुआ है, सल्फर मिला हुआ है, यानी वो सल्फाइड अयस्क के रूप में है, तो उसके लिए इस मेथड को यूज करते हैं। पानी, तेल और अयस्क को मिलाया, फिर हवा डाली, यहाँ हवा से ऊपर की तरफ बुलबुले बने। बुलबुलों के साथ तेल तो पहले ही ऊपर आ जाता है पानी के, तो उन बुलबुलों के साथ तेल तो ऊपर आया ही, साथ में सल्फाइड अयस्क भी क्या आ गया, ऊपर आ गया, यहाँ ऊपर आ गया। और जो पानी के साथ अशुद्धियाँ थी वो यहाँ नीचे जमा हो गई। पानी के साथ जो अशुद्धियाँ थी वो अशुद्धियाँ यहाँ
नीचे जमा हो गई और तेल के बुलबुलों के साथ सल्फाइड अयस्क ऊपर आ गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड है अशुद्धियों को अलग करने का, और इस मेथड को हम कहते हैं झाग फेन उत्प्लावन विधि, यानी झाग के साथ सल्फाइड अयस्क को अलग कर देना। सिंपल है ना। उदाहरण क्या क्या है वो भी देख लेते हैं हम इसके। तो उदाहरण में यहाँ पर हम गैलेना के लिए, गैलेना यानी पीबीएस, उसके लिए इस मेथड को यूज करते हैं। जिंक ब्लेड यानी ZnS, यानी Zn यानी जिंक किसके साथ मिला है, सल्फर के साथ, तो तब भी सल्फाइड अयस्क बना रखा है। पीबी यानी लेड भी किसके साथ मिला है, सल्फर के साथ, तो पीबीएस को हम गैलेना भी कहते हैं। ये किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, यानी कि जब लेड का अयस्क है, लेड किसके साथ मिला है, सल्फर के साथ। यहाँ पर जिंक किसके साथ मिला है, सल्फर के साथ, तो दोनों ने क्या बना रखे हैं, सल्फाइड अयस्क बना रखे हैं। और इन्हीं को अलग करने के लिए, इन्हीं अयस्कों से अशुद्धियाँ अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं झाग यानी फेन उत्प्लावन विधि को। इतनी चीज़ हम यहाँ पर समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अयस्क के सांद्रण की दो विधियाँ यहाँ हम समझ गए, गुरुत्वीय पृथक्करण और दूसरा था झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि। यहाँ पर एक तीसरा मेथड भी है, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति या मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, इसे ऐसे अयस्क के लिए या इस प्रकार के अयस्क का चूर्ण के लिए हम इसके यूज करेंगे, उसका सांद्रण करने के लिए, जिसमें या तो अयस्क चुंबकीय है या तो उसमें जो अशुद्धियाँ होंगी वो चुंबकीय होंगी। यानी कि या तो अशुद्धियों को चुंबकीय मैग्नेटिक होना पड़ेगा या अयस्क को खुद मैग्नेटिक होना पड़ेगा, तभी दोनों में से एक अलग हो पाएगा। अब देखिए होता क्या है, मशीन में क्या है, दो रोलर है, एक चुंबकीय रोलर और दूसरा है अचुंबकीय रोलर। ठीक है, ये रोलर घूम रहे हैं इस प्रकार से, ये घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। इनके बाहर एक बेल्ट लगी हुई है, एक पट्टा लगा हुआ है चौड़ा, जो इनके साथ साथ इस प्रकार से घूम रहा है, जैसे आटे की चक्की में बेल्ट घूमती है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ ऊपर एक फनल से हमने अयस्क का चूर्ण डाल दिया। अब मान लीजिए इसमें अशुद्धियाँ यानी गैंग जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, यानी अचुंबकीय है, जबकि अयस्क क्या है, चुंबकीय। तो अब किस प्रकार से सेपरेशन होगा देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अयस्क का चूर्ण डाला, तो क्योंकि अयस्क क्या है, खुद में चुंबकीय है, तो वो इस मैग्नेटिक रोलर की तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, और यहाँ तक उसके साथ चिपक कर, बेल्ट के साथ चिपक कर यहाँ तक, और ठीक यहाँ से गिरेगा। जब वो बेल्ट दूर होने लगेगी किससे, चुंबकीय रोलर से, तब यहाँ से वो नीचे गिरने लगेगा। कौन, चुंबकीय अयस्क का चूर्ण। जबकि जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ यानी गैंग है वो अचुंबकीय है, नॉन मैग्नेटिक है, तो वो बिल्कुल भी इस चुंबकीय रोलर से आकर्षित नहीं होंगी और सीधे फ्लो के साथ यहाँ दूसरे कंटेनर में गिर जाएंगी। जबकि जो अयस्क यानी मैग्नेटिक अयस्क का चूर्ण था वो इस पर बेल्ट पर साथ साथ चिपकेगा इस चुंबकीय रोलर के कारण, और यहाँ जाके अलग होगा, ठीक चुंबकीय रोलर के नीचे, और अलग कंटेनर में यहाँ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर गैंग को पृथक किया जाता है। कौन सी गैंग, जो अचुंबकीय है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो अशुद्धियाँ हैं वो चुंबकीय हों और जो अयस्क हमें चाहिए वो अचुंबकीय हो। तो इस प्रकार से यहाँ हम दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर है टिन अयस्क जो है कैसिट्राइट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैसिट्राइट यानी SnO2 जो किसका अयस्क है, टिन का, वह चुंबकीय होता है। यानी ये कैसिट्राइट क्या होता है, चुंबकीय, परंतु जो इसमें इम्प्योरिटीज़ यानी गैंग होता है वो अचुंबकीय होता है। तो जाहिर सी बात है चुंबकीय अयस्क इस तरफ गिर जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ होगी अचुंबकीय या नॉन मैग्नेटिक, वो इस तरफ गिर जाएंगी। इस प्रकार से सिंपल तरीके से इनका क्या हो जाएगा, सेपरेशन। कौन से मेथड से, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति से। तो यहाँ पर हमने 3 मेथड डिस्कस कर लिए अयस्क के सांद्रण के। अगला स्टेप देखते हैं, रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं देखते हैं। इसको निक्षालन विधि या लीचिंग मेथड भी कहते हैं। जब कोई अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलेय के रूप में घुला हुआ रहता है तो इस अयस्क को शुद्ध मात्रा में विलायक से अलग करने की विधि को निक्षालन विधि कहते हैं। देखिए क्या मतलब है इसका। जब कोई अयस्क जिसको हमें क्या करना है, सांद्रित करना है, यानी जिस अयस्क से हमें गैंग को पृथक करना है, वो अयस्क किसी विलायक में विलेय के रूप में घुला हुआ है। किस रूप में घुला हुआ है, विलेय के रूप में। जैसे चीनी अगर पानी के ग्लास में विलेय के रूप में घुली हुई है तो हम कहेंगे कि वो एक विलयन में विलेय के रूप में है। ऐसे ही वो अयस्क जिसको हमें शुद्ध करना है वो भी किसी विलयन में, पानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर,
किसी भी विलयन में वो किसी अन्य विलयन में विलय के रूप में घुला है, जैसे चीनी पानी में घुली थी। अब उसको यानी उसी अयस्क को जो घुला हुआ है शुद्ध मात्रा में विलायक से अलग करने की विधि को, अब जब हम इस घुले हुए अयस्क को किसी विलयन में घुले हुए अयस्क को अलग करते हैं तो उसको हम कहते हैं निक्षालन विधि या लीचिंग मेथड। उदाहरण से समझ लेते हैं इसको आगे। देखिए यहाँ है बॉक्साइड का निक्षालन यानी Al2O3। बॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क। इसका निक्षालन करते हैं हम। कैसे करते हैं? तो देखिए बॉक्साइड में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जैसे SiO2, Fe2O3 आदि। बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण करने के लिए, अब इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं तो इसका सांद्रण करने के लिए बॉक्साइड अयस्क को NaOH के विलयन, कौन से विलयन? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन के साथ गर्म किया जाता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं, जिससे Al2O3 NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के रूप में विलयन में चला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर Al2O3 यानी बॉक्साइड ने NaOH विलयन के साथ क्रिया करके बना लिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बना लिया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और जो इम्प्योरिटीज़ थी यानी SiO2 और Fe2O3 आदि अशुद्धियाँ अघुलनशील होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं और इन्हें छानकर विलयन से पृथक कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए Al2 और O3 ने मिलकर बना लिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इससे हम अलग कर लेंगे Al2O3 को। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से हमें हमारा अयस्क अलग से मिल जाएगा और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ थी उनको हमने पृथक कर लिया छानकर। तो अयस्क के सांद्रण के चारों मेथड यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए और उन्हें अच्छी तरीके से समझ लिया। अब यहाँ पर हम धातु के निष्कर्षण में कहाँ तक पहुँच चुके हैं? सबसे पहले तो हमने देखा था कि धातुओं की प्राप्ति क्या होती है, जो हमें खनिज और अयस्क के रूप में मिलते हैं, वो क्या थी? धातुओं की प्राप्ति। उसके बाद जब हमें प्राप्त हो गई थी धातुएं अयस्क के रूप में, तो अयस्क से शुद्ध धातु को निकालना था और उसी के चरण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहला चरण दलन एवं चूर्णन और दूसरा चरण भी पढ़ चुके हैं धातु अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अब इसके बाद अन्य स्टेप्स हैं धातु के निष्कर्षण में जिनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे यानी धातुओं के निष्कर्षण को, और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संक्षारण। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।